एक सैन्य इकाई की कैंटीन में हवलदार प्रिया शर्मा झुका हुआ चेहरा लिए बैठी थी। उसका चेहरा चोट के नीले काले निशानों से भरा था। इस दृश्य को देखकर मिलिट्री पुलिस के कमांडर मेजर विक्रम राठौड़ उसके पास आए और उसे अपना चेहरा उठाने के लिए कहा। जैसे ही प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े, पास बैठी 2 वरिष्ठ महिला सैनिक, नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह, डर से कांपने लगी। मेजर राठौड़ का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने तुरंत उस इकाई में जांच शुरू कर दी। 27वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसे स्वर्ण गरुड़ के नाम से जाना जाता था, कि कैंटीन हमेशा की तरह उमस भरी गर्मी से भरी हुई थी। भोजन वितरण क्षेत्र से उठती भाप, सैकड़ों सैनिकों के पसीने की गंध और कीटाणुनाशक की हल्की महक मिलकर एक विशाल झड़ता के बादल की तरह पूरे कमरे पर छा गई थी। दोपहर के भोजन के समय किसी में कोई उत्साह नहीं था। हर कोई अपनी थाली की ओर सिर झुकाए हुए था। आ जा रहा से बूचाकार करने की सलग कर और केवल चम्मचों के थाली से टकराने की मशीनी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। यह खामोशी स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि इस शानदार नाम वाली ब्रिगेड के भीतर का माहौल कितना तनावपूर्ण और कठोर था। इस उदास दृश्य के बीच हवलदार प्रिया शर्मा एक नाजुक द्वीप की तरह अलग थलग बैठी थी। वह कैंटीन के सबसे पिछले कोने में अकेली बैठी थी, एक ऐसी जगह जहां लोगों की नजर कम ही पड़ती थी। उसका सिर इतना झुका हुआ था कि उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर छाया कर रहे थे, लेकिन यह छाया उसके बाएं गाल और पलक पर पड़े गहरे नीले काले निशान को पूरी तरह से छिपा नहीं पा रही थी। यह कोई नई चोट नहीं थी। भयानक बैंगनी रंग के चारों ओर हल्का पीलापन बता रहा था कि यह हिंसा कुछ दिन पहले हुई थी। उसकी चोटिल त्वचा अभी भी सूजी हुई थी, जिससे उसकी बाईं आंख लगभग पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थी। वह खा नहीं रही थी। उसका चम्मच बस बेमतलब सूप में घूम रहा था और ठंडे चावलों को छोटे छोटे दानों में तोड़ रहा था। चबाने का हर प्रयास दर्दनाक था, क्योंकि उसके होंठ अंदर से फटे हुए थे और गालों में तेज दर्द हो रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी पराशाफा, पीड़ा उसकी पीठ पर महसूस हो रही निगाहें थीं। कोई भी उसे सीधे तौर पर नहीं देख रहा था, लेकिन वह अपनी इंद्रियों से उदासीनता, कायरतापूर्ण सहानुभूति या उनकी तिरछी नजरों में छिपी मुस्कान को महसूस कर सकती थी। अदृश्य कांटे हर दिशा से आकर उसके दिल में चुभ रहे थे। उसके मेज के तिरछे पार नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह बैठी थीं। वे प्रिया की पूरी तरह से विपरीत थीं। वे बड़े चाव से खाना खा रही थीं, मानो अपनी अच्छी भूख का प्रदर्शन कर रही हों। दोनों आपस में गुप्त चुटकुले सुनाकर धीरे धीरे हंस रही थीं, लेकिन उनकी हंसी कैंटीन की भारी हवा को भेद नहीं पा रही थी और केवल उनके चारों ओर चिपचिपी होकर घूम रही थी। खासकर रश्मि, भले ही उसका मुंह चावल से भरा था, उसकी सांप जैसी नजर प्रिया के सिर के ऊपर से कभी नहीं हटी। यह एक शिकारी की नजर थी जो अपने घायल शिकार पर नजर रखे हुए था, इस इंतजार में कि कहीं शिकार अपना आखिरी प्रतिरोध न कर दे। माया सिंह एक स्तर और चालाक थी। बाहर से वह पूरी तरह से अपने भोजन पर केंद्रित लग रही थी, लेकिन उसने रश्मि की खुली निगरानी को नहीं रोका। कभी कभी प्रिया की ओर फेंकी गई उसकी अपमानजनक नजर रश्मि की शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा गहरे और तेज घाव छोड़ जाती थी। प्रिया के लिए उनका अस्तित्व ही दम घुटने जैसा था। वह केवल शारीरिक दर्द के कारण भोजन नहीं निगल पा रही थी। उनकी ठंडी निगरानी में एक घूंट हवा निगलना भी भारी लग रहा था। वह सब कुछ फेंक कर उस जगह से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि जब वह यहां से भागेगी तो एक बहुत बड़ी और अकल्पनीय पीड़ा उसका इंतजार कर रही होगी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि यह भयानक दोपहर का भोजन 1 सेकंड पहले खत्म हो जाए। ठीक उसी समय कैंटीन के प्रवेश द्वार से धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट पानी की लहरों की तरह फैलने लगी। मिलिट्री पुलिस के कमांडर मेजर विक्रम राठौड़ का आगमन हमेशा पूरी इकाई में एक जमा देने वाला तनाव लाता था। वह बेस में चलते फिरते अनुशासन और कानून की किताब थे। वह खाने के लिए नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था कि वह गश्त के दौरान कैंटीन की सफाई का निरीक्षण करने आए थे। उनकी कुलिस्टा की 2 सभी कराने पर संदर काका, एक में कारका, तेज आंखों ने भोजन वितरण मेज और रसोई के अंदर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। जहां भी उनकी नजर पड़ती, न केवल सैनिक बल्कि अधिकारी भी अपनी पीठ सीधी कर लेते और अपने चम्मच की हरकतों में अनावश्यक जोर लगा देते।
मेजर विक्रम बस एक नजर डालकर जा सकते थे, लेकिन अचानक उनके कदम कैंटीन के बीच में रुक गए। किसी चीज ने एक अन्वेषक के रूप में उनकी तेज इंद्रियों को दृढ़ता से आकर्षित किया था। उनकी नजर अब रसोई या भोजन की मेज पर नहीं थी, उनकी नजर एक बिंदु पर टिकी हुई थी, बिना हिले डुले। वह बिंदु हवलदार प्रिया शर्मा थी, जो कैंटीन के सबसे दूर कोने में छाया में खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। शुरू में तो केवल उसका बहुत ज्यादा झुका हुआ शरीर ही ध्यान खींच रहा था, लेकिन अपराध की गंध सूंघने वाले उनके तंभार में जो आप रखाती है, वर्षों के अनुभव ने उन्हें चेतावनी दी कि यह दृश्य केवल थकावट या व्यक्तिगत समस्या के कारण नहीं था। माहौल अजीब था, खासकर उसके सामने बैठी 2 वरिष्ठ महिला सैनिकों का रवैया बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वे बहुत ज्यादा शांत व्यवहार कर रही थीं, जो इसे सबसे अजीब अभिनय जैसा बना रहा था। मेजर विक्रम धीरे धीरे लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी ओर चले। उनके जूतों की आवाज जो सिरेमिक फर्श से टकरा रही थी, पूरी कैंटीन में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। टैप टैप, उस आवाज ने हर किसी का दिल जकड़ लिया, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी को तोड़ने वाले एक दूत के कदमों की आहट हो। खाना खा रहे सभी लोगों ने अनजाने में अपने चम्मच रोक दिए और अपनी सांस रोक ली। मेजर विक्रम राठौड़ की बड़ी छाया प्रिया की थाली पर पड़ी। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा, उसे ऊपर से देखता रहा। केवल उस छाया को महसूस करके प्रिया के पूरे शरीर में खून ठंडा पड़ गया। प्लीज प्लीज, बस चले जाइए सर, वह अपने मन में बार बार दोहरा रही थी, लेकिन मेजर की उपस्थिति उसे और भी भारी दबाव डाल रही थी। अंत में एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज ने खामोशी को तोड़ा। हवलदार। केवल उस एक शब्द से प्रिया के कंधे पत्थर की तरह अकड़ गए। उसके सामने रश्मि और माया के चम्मच की हरकतें भी एक पल के लिए रुक गईं। कैंटीन का सारा शोर गायब हो गया, जैसे झूठ हो। केवल दम घुटने वाली खामोशी बची थी, मेजर विक्रम के अगले शब्दों का इंतजार करती हुई। वह क्षण जब एक छोटी सी चिंगारी आखिरकार एक विशाल बारूद के गोदाम की बाती को छू लेती है। अपना चेहरा ऊपर उठाओ। मेजर विक्रम राठौड़ की आवाज एक आदेश थी, लेकिन उसमें जबरदस्ती के बजाय एक तीखा सवाल छिपा था। प्रिया ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं यहीं बेहोश हो जाती। वह अपना सिर नहीं उठा सकती थी। जैसे ही वह अपना सिर उठाएगी, वह सब कुछ उजागर हो जाएगा जिसे वह डेज़ेस्पेरेमेंट छिपा रही थी। यह शर्मनाक हिंसा के निशान और अपना दयनीय चेहरा बेस के सबसे खूंखार मिलिट्री पुलिस कमांडर को दिखाने की सच्चाई मौत से भी बदतर लग रही थी। रश्मि और माया द्वारा फैलाई गई खामोश हथियारी आभा उसकी पीठ पर ठंडी महसूस हो रही थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शिकायत करने की? उनकी आंखें मानो यही कह रही थीं। लेकिन मेजर विक्रम राठौड़ पीछे हटने के मूड में नहीं लग रहे थे। उन्होंने थोड़ा झुककर अपनी स्थिति को नीचे किया, मानो जबरन ही सही उस हवलदार का चेहरा देखने का इरादा हो। उनकी दृढ़ता के आगे प्रिया के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया, जैसे कोई मशीन जो दशकों से नहीं चली हो। आखिरकार उसका चेहरा सामने आ गया। उसके बालों की छाया के पीछे छिपे घावों की हकीकत मेजर विक्रम के अनुमान से कहीं ज्यादा थी। बायां गाल नीला काला पड़ा था, पलक सूजी हुई थी और करीब से देखने पर होंठ थोड़े फटे हुए थे और खून सूख गया था। यह निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाला सम्मानजनक घाव नहीं था। अगर यह प्रशिक्षण का घाव होता तो वह इतना अपमानित और उदास भाव नहीं दिखाती। यह हिंसा का एक निर्विवाद निशान था, पीड़ित की आत्मा पर एक अमिट मुहर। मेजर विक्रम राठौड़ की भौहें तन गईं। उनकी आंखों में एक पल के लिए तलवार की धार जैसी चमक आ गई। तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? उनकी आवाज अब एक ऑक्टेव कम हो गई थी। उसमें अब केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि एक गरजते हुए गुस्से की शुरुआत थी। यह प्रशिक्षण के कारण लगी चोट नहीं लगती। वह एक वाक्य आखिरी ट्रिगर बन गया। प्रिया के भीतर भावनाओं की दीवार, जिसे वह इतने समय से जबरन रोके हुए थी, ढह गई। पिछले कुछ दिनों नहीं, कुछ महीनों से जमा हुए दुख, गुस्सा, अन्याय और अपमान का सैलाब एक साथ फूट पड़ा। वह कुछ भी जवाब नहीं दे सकी। उसकी सूजी हुई आंखों से अनजाने में गर्म आंसुओं की बूंदें उसकी थाली पर गिरीं। एक बार टूटने के बाद आंसू बेरोकटोक बहने लगे। उसका सिसक सिसक कर रोने का दृश्य बिना आवाज के अपने कंधों को हिलाते हुए कैंटीन में सभी की निगाहों को एक चुंबक की तरह खींच रहा था।
ठीक उसी समय एक अजीब श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। जैसे ही प्रिया रोने लगी, उसके सामने बैठी रश्मि और माया के चेहरे पीले पड़ गए। रश्मि ने अनजाने में अपना चम्मच थाली पर गिरा दिया, जिससे एक तेज आवाज हुई। माया शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हल्की कांपती ठुड्डी और पीले होंठ उसकी अत्यधिक बेचैनी को छिपा नहीं सके। अंत में दोनों ने अत्यधिक चिंता और भय के भाव दिखाए, जैसे जाल में फंसे जंगली जानवर। उनके चारों ओर का माहौल एक पल में जम गया। दूसरी मेजों पर बैठे सैनिक और अधिकारी अब समझ गए थे कि स्थिति सामान्य से बहुत दूर है। यह एक साधारण डांट फटकार की स्थिति नहीं थी। एक चोटिल महिला हवलदार, उसका अनियंत्रित रोना और दो पीली पड़ी वरिष्ठ सैनिक, इन तीन तत्वों द्वारा बनाई गई तस्वीर एक बहुत ही स्पष्ट सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। मेजर विक्रम राठौड़ ने अपने जानवर जैसी प्रवृत्ति से पूरे माहौल के बदलाव को एक पल में पढ़ लिया। उनकी नजर एक पल के लिए रोती हुई प्रिया से हटकर कांपती हुई रश्मि और माया पर गई। उनकी नजर में ठंडी अवमानना और धधकता हुआ गुस्सा था। उन्होंने तैया पर बाय पर बातती है किया कि इस सार्वजनिक स्थान पर हंगामा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात पीड़ित की रक्षा करना और सच्चाई को सटीकता से उजागर करना था। उन्होंने अपना हाथ धीरे से प्रिया के कांपते कंधे पर रखा। उनका हाथ बड़ा और खुरदुरा था, लेकिन उनका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल और दृढ़ था। उठो, मेरे साथ आओ। उनकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। प्रिया अपनी कुर्सी से ऐसे उठी मानो किसी चुंबक ने खींच लिया हो। मेजर के आदेश का पालन करते हुए वह अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मेजर विक्रम राठौड़ ने हल्के से उसके कंधे को सहारा दिया और कैंटीन के निकास द्वार की ओर मुड़ गए, जैसे उसे सभी बाहरी खतरों से बचा रहे हों। जाने से पहले उनकी आखिरी नजर उन दोनों महिला सैनिकों पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस खामोशी में 1000 धमकियों से ज्यादा डरावनी चेतावनी छिपी थी। तुम दोनों वहां से 1 इंच भी मत हिलना। उनकी आंखों ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी थी। रश्मि और माया अपनी जगह पर जम गईं। मेजर विक्रम राठौड़ के पीठ के कैंटीन से गायब होने तक वे 1 इंच भी नहीं हिलीं। जैसे ही मेजर प्रिया को लेकर गए, कैंटीन में रुका हुआ समय फिर से चलने लगा, लेकिन हवा पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह खामोशी अब केवल एक कठोर माहौल नहीं थी, यह एक बड़े तूफान से पहले की अशुभ खामोशी थी। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि एक खून खराबा होने वाला है। वह क्षण जब स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड की मजबूत दिखने वाली दीवारों में आखिरकार एक स्पष्ट और गहरी दरार आ गई थी। मिलिट्री पुलिस कमांडर का कार्यालय बेस के अन्य कार्यालयों की तुलना में ज्यादा साफ सुथरा और ठंडा महसूस हो रहा था। सैन्य कानून की किताबों की कतारें और जांच फाइलों से भरी एक दीवार स्पष्ट रूप से उस कमरे के चरित्र को दर्शा रही थी। मेजर विक्रम राठौड़ ने हवलदार प्रिया को अपने कार्यालय में अतिथि सोफे पर बैठाया। उन्होंने जानबूझकर अपनी कुर्सी पर नहीं, बल्कि प्रिया के सामने वाले सोफे पर बैठने का फैसला किया। इसका उद्देश्य आधिकारिक पद से नीचे आकर नजर के स्तर को बराबर करना था। बिना कुछ पूछे उन्होंने चुपचाप अपने सहायक को 2 कप गर्म हरी चाय लाने के लिए कहा। भाप छोड़ते हुए पहले कप को प्रिया के सामने रखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, इसे पियो, यह तुम्हें थोड़ा शांत करेगा। प्रिया अभी भी सिसक रही थी। कैंटीन में फूटा उसका रोना यहां तक के रास्ते में भी नहीं रुका था और अब वह लगभग थक चुकी लग रही थी। कांपते हाथों से उसने चाय का कप पकड़ा, लेकिन उसे अपने होठों तक ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही चाय के कप की गर्मी उसकी हथेलियों से गुजरी, उसका जमा हुआ शरीर और दिल थोड़ा पिघलने लगा। क्या यह उस गर्मी के कारण था या इस राहत के कारण कि आखिरकार कोई उसकी कहानी सुनने वाला था? उसकी सिसकियों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। मेजर विक्रम राठौड़ ने धैर्यपूर्वक उसके शांत होने का इंतजार किया। उन्होंने उसे कोई जल्दी या जोर नहीं दिया। वे अपने लंबे अनुभव से जानते थे कि ऐसे मामलों में सबसे जरूरी चीज पीड़ित का दिल खोलना है और उसके लिए उन्हें पूर्ण सुरक्षा और विश्वास की भावना देनी होगी। कुछ देर बाद प्रिया के कंधों का कांपना बंद हो गया। उसने अपनी गीली आस्तीन से अपनी आंखें पोंछीं और धीरे धीरे सिसकी। तभी मेजर ने शांति से अपना मुंह खोला। अब क्या तुम बता सकती हो क्या हुआ था? उनकी आवाज एक पूछताछ करने वाले अन्वेषक की नहीं थी। यह ज्यादातर एक डॉक्टर की आवाज जैसी थी जो एक घायल व्यक्ति की कहानी सुनने वाला हो। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई।
उसने अपने होंठ काटे, लेकिन कहानी शुरू नहीं कर पाई। जो कुछ भी हुआ था उसे फिर से बताना उन भयानक यादों को फिर से जीने जैसा महसूस हो रहा था। इसके अलावा उसे अपने वरिष्ठों की रिपोर्ट करने के परिणामों से डर लग रहा था। वह सैन्य संगठन की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह जानती थी। एक समस्याग्रस्त सैनिक के रूप में लेबल किए जाने का डर, जो अनुकूलन नहीं कर सकता, उस पर दबाव डाल रहा था। उसकी हिचकिचाहट को भांपते हुए मेजर ने फिर कहा, हवलदार प्रिया, यह मिलिट्री पुलिस कमांडर का कार्यालय है। अब से इस कमरे में कही गई हर कहानी को सख्ती से सुरक्षित रखा जाएगा, और तुम जो कुछ भी कहोगी, मैं तुम्हारी तरफ से सब कुछ आंकूंगा और संभालूंगा। मैं अपने पद और ओहदे की कसम खाता हूं। उस दृढ़ और ईमानदार वादे ने प्रिया की आंखों को डगमगा दिया। उसने अपना सिर उठाया और पहली बार मेजर विक्रम राठौड़ की आंखों में सीधे देखा। उनकी आंखों में कोई पूर्वाग्रह या संदेह नहीं था, केवल सच्चाई जानने का एक मजबूत संकल्प और उसकी रक्षा करने की एक मजबूत जिम्मेदारी की भावना थी। आखिरकार उसके होंठ खुले। शुरू में यह छोटी मोटी बदमाशी थी, सर। उसकी आवाज कर्कश और लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस छोटी सी आवाज के साथ उसने उन भयानक समयों के बारे में एक एक करके बताना शुरू कर दिया जिनसे वह गुजरी थी। उसने बताया कि नायब सूबेदार रश्मि और सूबेदार माया द्वारा की जाने वाली बदमाशी उसके स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड में स्थानांतरण के पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। शुरू में वे उसे काम नहीं सिखाते थे, जानबूझकर उसे गलत जानकारी देते थे ताकि वह गलती करे और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जा सके। वे चालाकी से उसे दूसरे सैनिकों से अलग कर देते थे ताकि वह किसी से घुल मिल न सके, और खाने या आराम के समय भी उसे व्यक्तिगत काम करने के लिए कहा जाता था। उसे अलग थलग कर दिया जाता था। जब भी मैं थोड़ी मुस्कुराती या अपने बैचमेट्स के साथ खुशी से बात करती दिखती, तो उस रात मुझे निश्चित रूप से अलग से बुलाया जाता था। इस तरह शुरू हुई बदमाशी समय के साथ और भी ज्यादा साहसी और हिंसक होती गई। शुरू में यह मौखिक हिंसा थी, व्यक्तिगत हमले, उसके माता पिता के बारे में अपशब्द और एक महिला के रूप में सहन करना मुश्किल यौन अपमान। उन्होंने उसके बारे में सब कुछ नकार दिया और उसे नीचा दिखाया, उसके आत्मसम्मान को सबसे निचले स्तर पर खींच लिया, और अंत में शारीरिक शोषण शुरू हो गया। शुरू में यह केवल कंधे पर जोर का धक्का या सिर पर हल्का प्रहार होता था, लेकिन जब प्रिया विरोध नहीं कर सकी और डर दिखाने लगी, तो उनकी हिंसा और भी गंभीर हो गई। यह शोषण एक सुनसान गार्ड पोस्ट के गोदाम में, यहां तक कि महिला बैरक के अंदर भी होता था। उसके चेहरे पर जो चोट के निशान थे, वे 3 रात पहले मिले घाव थे। एक मामूली काम की गलती के बहाने सूबेदार माया ने उसके बाल खींचे और उसे दीवार से धक्का दे दिया, जबकि नायब सूबेदार रश्मि ने उसे मुट्ठी से चेहरे पर मारा। इतना दर्द हुआ कि मैं चीख भी नहीं सकी। मैंने बस सोचा कि उस समय मर जाना ही बेहतर होगा। एक तरह के जारह कहानी सुनाते समय प्रिया कई बार रुकी और सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका कबूलनामा केवल एक हमले के मामले की गवाही नहीं थी, यह एक हृदय विदारक रिकॉर्ड था कि कैसे एक इंसान की आत्मा को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने केवल प्रिया को पीटा ही नहीं था, उन्होंने उसे पूरी तरह से अलग थलग कर दिया था, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था और उसे एक बेकार इंसान महसूस कराया था। इकाई में अन्य लोग इसके बारे में अस्पष्ट रूप से जानते थे, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। रश्मि और माया महिला सैनिकों के बीच पूर्ण शासक थीं और उनका विरोध करने का मतलब अगला निशाना बनना था। चुप्पी के उस कार्टेल ने ही उसे एक गहरी खाई में धकेल दिया था। मेजर विक्रम राठौड़ ने सब कुछ खामोशी से सुना। उनका चेहरा और भी सख्त होता गया और उनके मुट्ठी में बंधी हुई नसों पर नसें साफ दिखाई दे रही थीं। जब कहानी खत्म हुई तो उनकी आंखों में ठंडी आग की तरह गुस्सा भड़क उठा। यह केवल अवज्ञा या साधारण हमले का मामला नहीं था, यह एक भयानक अपराध था जिसने सेना नामक एक विशेष संगठन के भीतर मानव गरिमा को खत्म करने की कोशिश की थी। वह अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की की ओर चले गए। खिड़की के बाहर बेस का शांतिपूर्ण दृश्य घृणित लग रहा था। इस तथ्य ने कि इस शांतिपूर्ण दृश्य के पीछे इतनी सड़ी हुई सच्चाई छिपी हुई थी, उन्हें असहनीय रूप से क्रोधित कर दिया। उन्होंने एक पल के लिए गहरी सांस ली, फिर मुड़े और प्रिया से कहा, जो अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी। उनकी आवाज ठंडी और स्टील जैसी कठोर थी। ठीक है, अब से मैं इसे संभालूंगा।
तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, आज रात यहीं आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें सीधे मिलिट्री अस्पताल भेज दूंगा, तुम्हें पहले इलाज करवाना होगा। फिर उन्होंने जोड़ा, और हवलदार प्रिया, यह बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है, एक भी नहीं, इसलिए अब खुद को दोष मत देना। यही वह वाक्य था जिसे प्रिया पिछले कुछ महीनों से सबसे ज्यादा सुनना चाहती थी। उसने फिर से गर्म आंसू बहाए, लेकिन इस बार यह निराशा के आंसू नहीं थे, यह उद्धार के आंसू थे। एक लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में आखिरकार प्रकाश की एक किरण खोजने के बाद हवलदार प्रिया को मिलिट्री पुलिस मुख्यालय में एक सुरक्षित आवास में आराम करने के लिए अपने सहायक को सौंपने के बाद मेजर विक्रम राठौड़ अपने कार्यालय लौट आए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनके चेहरे पर बची हुई गर्मी पूरी तरह से गायब हो गई। उनके भीतर उमड़ रहा गुस्सा आखिरकार एक अनियंत्रित जानवर की तरह फूट पड़ा। उन्होंने अपनी ठोस लकड़ी की मेज पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। क्रैक। उस धीमी आवाज के साथ मेज पर रखी फाइलें और स्टेशनरी हवा में उछल गईं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बदमाश। उनके मुंह से एक कठोर गाली निकली। यह उन लोगों के प्रति एक असहनीय अपमान और गुस्सा था जिन्होंने सैनिक के सम्मान, एस्प्रीट द कोर और उन सभी पवित्र मूल्यों को अपने गंदे जूतों से कुचल दिया था। कैंटीन में खाने और हंसने वाले उनके चेहरों की छाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एक युवा सैनिक के शरीर और आत्मा को इतनी क्रूरता से नष्ट करने के बाद उन्हें बीमार कर रही थी। डिवीजन कमांडर को रिपोर्ट करना आधिकारिक प्रक्रिया थी, लेकिन मेजर विक्रम राठौड़ ने उस प्रक्रिया को एक पल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। यह मामला रिपोर्ट और अनुशासनात्मक समितियों के माध्यम से टाला जाने वाला मुद्दा नहीं था। इस तरह के कैंसर एक ओपी पर आजोकी की मांडर अकुपात रहे, कोशिकाओं को खोजे जाने पर सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली तरीके से हटाया जाना चाहिए। धीमी प्रक्रिया और गलत जगह की दया केवल एक और शिकार को जन्म देगी और पूरी सेना के अनुशासन को खा जाएगी। इसके अलावा रिपोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान अपराधियों को सबूत नष्ट करने या अपनी कहानियों का मिलान करने का समय मिल सकता है। मिलिट्री पुलिस कमांडर के रूप में उनके पास बहुत अधिकार थे। मौके पर गिरफ्तारी और न्यायिक पुलिस प्राधिकरण के आधार पर जांच का अधिकार। उन्होंने आज उस अधिकार का अधिकतम उपयोग करने का संकल्प लिया। यह केवल एक जांच नहीं थी, यह 27वीं ब्रिगेड, उस स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड में व्याप्त सड़न पर एक आपातकालीन सर्जिकल ऑपरेशन था। उन्होंने इंटरकॉम का हैंडसेट उठाया। चीफ इन्वेस्टिगेटर, तुरंत मेरे कार्यालय में आओ। जांच टीम 1 को 10 मिनट में पूरी तरह से सशस्त्र तैयार करो। असली गोला बारूद दो। यह कोई अभ्यास नहीं है। उनकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और दृढ़ थी। दूसरी तरफ जांच इकाई के प्रमुख चीफ इन्वेस्टिगेटर ने एक पल के लिए अपनी लार निगल ली, लेकिन जल्द ही एक जोरदार जवाब सुनाई दिया, यस सर, ऑन इट। पूरा मिलिट्री पुलिस मुख्यालय अलर्ट पर आ गया। असली गोला बारूद के आदेश ने एक बहुत ही गंभीर स्थिति का संकेत दिया। मिलिट्री पुलिस के सदस्यों को ठीक से पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन केवल अपने कमांडर की आवाज में हथियारी आभा से उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे तेजी से आगे बढ़े। कुछ ही देर बाद चीफ इन्वेस्टिगेटर हड़बड़ी में कार्यालय में दाखिल हुआ। वह एक अनुभवी जांचकर्ता था, लेकिन मेजर विक्रम राठौड़ के चेहरे पर जमे हुए गुस्से को देखकर उसने अनजाने में अपनी लार निगल ली। कमांडर, क्या हुआ है? बैठो, एक काम है जिसे तुम्हें सीधे नेतृत्व करना होगा। मेजर विक्रम ने संक्षेप में लेकिन सटीक रूप से बताया कि उन्होंने अभी अभी हवलदार प्रिया से क्या सुना था। अपराधियों की पहचान, हिंसा का स्तर और वर्तमान स्थिति। चीफ इन्वेस्टिगेटर का चेहरा भी धीरे धीरे कठोर हो गया। इंसानों की तरह नहीं कमांडर, वे इंसान नहीं हैं, तो हम उन्हें जानवरों को पकड़ने के तरीके से संभालेंगे। मेजर विक्रम राठौड़ ने ऑपरेशन की योजना बनाना शुरू कर दिया। उनका दिमाग ठंडा और तेजी से काम कर रहा था। अभी टीम 1 को 27वीं ब्रिगेड में ले जाओ। नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार करो। आरोप गंभीर हमला, मोती नहीं, अधिकार का दुरुपयोग और मनमाना व्यवहार है। गिरफ्तारी वारंट की चिंता मैं कर लूंगा, हम उसे बाद में प्राप्त कर सकते हैं। यस कमांडर। गिरफ्तारी करते समय इसे चुपचाप मत करना, इसे ऐसे करो कि इकाई के सभी सदस्य देख सकें। उन्होंने अब तक कितनी भी शक्ति का इस्तेमाल किया हो, हमें सभी की आंखों में यह स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा कि वे कानून से ऊपर नहीं हो सकते। यह उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का एक आदेश था।
इसका उद्देश्य सभी को यह दिखाना था कि अपराधियों का अधिकार कितना नाजुक और व्यर्थ था, साथ ही उन दर्शकों को चेतावनी देना था जो अब तक चुप और सहमत थे। गिरफ्तारी के बाद तुरंत दोनों को अलग करो और सीधे मिलिट्री पुलिस की हिरासत में ले आओ। बाहरी दुनिया से किसी भी संपर्क की अनुमति न दें। वकील बाद की बात है, अभी प्राथमिकता पूर्ण अलगाव है। सीधे हिरासत में कमांडर। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने सावधानी से पूछा। आमतौर पर जिन कैदियों पर अभी तक मुकदमा नहीं चला होता है उन्हें पूछताछ कक्ष में रखा जाता है, हिरासत में नहीं। हाँ, उन्हें एकांत कारावास में डाल दो। उन्हें अपनी हड्डियों से यह महसूस कराओ कि वे जो भी विशेषाधिकार भोग रहे थे वे सब खत्म हो गए हैं। मेजर विक्रम राठौड़ के आदेश जारी रहे और जांच टीम 2 मेरे साथ आगे बढ़ेगी। मैं जल्द ही 27वीं ब्रिगेड के कमांडरों से मिलूंगा। हम पूरी इकाई में एक व्यापक तलाशी और निरीक्षण करेंगे। रश्मि और माया के निजी लॉकर, कार्यालय, डेस्क से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ जब्त कर लो। हमें अतिरिक्त अपराधों और उनके साथियों के सबूत खोजने होंगे। विशेष रूप से यह जांचना महत्वपूर्ण है कि क्या कोई और पीड़ित हैं। उन्हें पहले से ही यकीन था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। इस तरह की हिंसा निश्चित रूप से अन्य पीड़ितों या दर्शकों को जन्म देती है। अगर इसे जड़ से नहीं उखाड़ा गया तो किसी दिन इसकी कोंपलें फिर से उग आएंगी। यस सर, ऑन ईट कमांडर। जब चीफ इन्वेस्टिगेटर ने सलाम किया और मुड़ने वाला था तो मेजर विक्रम ने एक आखिरी बात जोड़ी। चीफ इन्वेस्टिगेटर, अगर मैदान में कोई भी, चाहे उसका पद कुछ भी हो, जांच में बाधा डालता है या सहयोग नहीं करता है तो उसे मौके पर ही एक अपराधी के रूप में गिरफ्तार करने में संकोच न करें। सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, समझे? यस कमांडर। चीफ इन्वेस्टिगेटर के कमरे से निकलने के बाद मेजर विक्रम राठौड़ ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। उनके सीने में उमड़ रहा गुस्सा एक ठंडे संकल्प में बदल गया। वह अब एक बाघ था जिसने अपना शिकार शुरू कर दिया था। एक क्रूर और बेजोड़ शिकारी जो अपने क्षेत्र में कभी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। उसका लक्ष्य केवल 2 अपराधियों को दंडित करना नहीं था। यह सेना के महान नाम के तहत कमजोरों को कुचलने वाले सभी अन्याय और बुरी आदतों के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। आज रात उसकी दहाड़ स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड को उसकी नींव तक हिला देगी और सड़े हुए हिस्से को बिना किसी अवशेष के उखाड़ फेंकेगी। जैसे ही शाम ने स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड को धीरे धीरे ढंकना शुरू किया, शाम की परेड की तैयारी की शांतिपूर्ण खामोशी अचानक फट गई। 2 मिलिट्री पुलिस जांच वाहन जो मुख्य द्वार से गरजते हुए गुजरे, परेड ग्राउंड को पार कर गए और अचानक बैरक की इमारत के सामने रुक गए। स्पष्ट रूप से MPGM लिखे वाहन से। पूरी तरह से सशस्त्र मिलिट्री पुलिस के सदस्य व्यवस्थित रूप से बाहर निकले। उनके हाथों में असॉल्ट राइफलें थीं और उनके चेहरों पर भावनाहीन कठोरता थी। मिलिट्री पुलिस के अचानक आगमन ने पूरी इकाई को स्तब्ध और भ्रमित कर दिया। शाम की परेड की तैयारी कर रहे सैनिकों ने अपनी हरकतें रोक दीं और जम गए। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी और अन्य अधिकारी जो स्थिति की जांच करने के लिए बाहर आए, वे भी अपनी उलझन नहीं छिपा सके। यह कोई सामान्य गश्त या निरीक्षण नहीं था। सशस्त्र मिलिट्री पुलिस की इतनी तेज और डरावनी हरकत का मतलब था कि इकाई के भीतर कोई भगोड़ा था या कोई बड़ी घटना हुई थी। चीफ इन्वेस्टिगेटर की कमान में मिलिट्री पुलिस के सदस्य बिना किसी हिचकिचाहट के महिला बैरक की ओर बढ़े। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह। उस समय रश्मि और माया अपने कमरे में चिंता में समय बिता रही थीं। दोपहर के भोजन के बाद से जब मेजर विक्रम प्रिया को ले गए थे, वे अत्यधिक चिंता से घिरी हुई थीं। क्या प्रिया ने सब कुछ बता दिया होगा? अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा? उनके दिमाग में तरह तरह के सबसे बुरे परिदृश्य कौंध रहे थे। लेकिन दूसरी ओर एक भोली भाली शांति की भावना भी थी। एक हवलदार क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा उसे प्यार से समझाकर वापस भेज दिया जाएगा। हम इसे चुपचाप सुलझा लेंगे। उन्हें विश्वास था कि सेना की बंद प्रकृति और पदानुक्रमित संस्कृति उनकी रक्षा करेगी। ठीक उसी समय धड़ाम, उनके कमरे का दरवाजा जोर से तोड़ा गया। दरवाजे पर ठंडे चेहरे वाला चीफ इन्वेस्टिगेटर खड़ा था। उसके पीछे सशस्त्र मिलिट्री पुलिस के सदस्य थे। रश्मि और माया अचानक खड़ी हो गईं। उनके चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। तुम लोग कौन हो? यह महिला बैरक है।
बिना अनुमति के अंदर मत आओ, सूबेदार माया ने सहज रूप से चिल्लाया। लेकिन चीफ इन्वेस्टिगेटर थोड़ा भी नहीं हिला और ठंडी आवाज में कहा, नायब सूबेदार रश्मि पटेल, सूबेदार माया सिंह। उसने दोनों के नाम स्पष्ट रूप से लिए। फिर गिरफ्तारी वारंट दिखाए बिना उसने घोषणा की, तुम दोनों को गंभीर हमले, अधिकार के दुरुपयोग और मनमाने व्यवहार के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें एक वकील का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है और तुम्हारे सभी बयान अदालत में तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे ही मिरांडा अधिकार पढ़े गए, उनकी दुनिया ढा गई। सूबेदार माया चिल्लाई, मानो सच्चाई को नकार रही हो। यह क्या बकवास है? हमारी क्या गलती है? क्या कोई सबूत है? हमने कुछ नहीं किया। उस लड़की प्रिया ने जरूर झूठ बोला होगा, लेकिन उसकी चीखें केवल एक खोखली गूंज थीं। 2 मिलिट्री पुलिस के सदस्य तेजी से आगे बढ़े और उसकी दोनों भुजाएं पकड़ लीं। माया की छटपटाती भुजाओं को जोर से पीछे की ओर मोड़ा गया और ठंडी हथकड़ियां लगा दी गईं। धातु की क्लिक की आवाज कमरे में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। यह आवाज उन सभी अधिकार और प्रतिष्ठा के लिए एक मौत की सजा की तरह थी जिसका वे अब तक आनंद ले रही थीं। नायब सूबेदार रश्मि पूरी तरह से अपना होश खो चुकी थी। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी, केवल पीले चेहरे के साथ कांप रही थी। हथकड़ियां उसकी कलाई पर भी लग गईं। कुछ घंटे पहले हवलदार प्रिया के सामने पूर्ण शासकों की तरह व्यवहार करने वाले उनके व्यक्तित्व गायब हो गए थे। अब वे केवल ठंडे लोहे की बेड़ियों में जकड़े दयनीय अपराधी थे। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने थोड़ी भी दया नहीं दिखाई। इन्हें बाहर ले जाओ। मिलिट्री पुलिस के सदस्यों ने दोनों को जोर से कमरे से बाहर घसीटा। उन्हें बाहर घसीटे जाने का दृश्य इकाई के सभी निवासियों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया, जो गलियारों और बैरक की खिड़कियों से झांक रहे थे। 2 महिला वरिष्ठों को हथकड़ी लगाकर मिलिट्री पुलिस द्वारा घसीटे जाने का दृश्य, उस चौंकाने वाले दृश्य ने सभी को चुप करा दिया, खासकर अन्य महिला सैनिक जो अब तक चुप थीं और दोनों की शक्ति के डर से उदासीन थीं, अब आतंक और आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जिस शक्ति से वे इतना डरती थीं, वह एक पल में कैसे ढह सकती है। दोनों को परेड ग्राउंड के पार मिलिट्री पुलिस के वाहन की ओर घसीटा गया। सूबेदार माया अभी भी चिल्ला रही थी कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी आवाज डर से बुरी तरह कांप रही थी। नायब सूबेदार रश्मि ने शर्म और निराशा में अपना सिर गहरा झुका लिया, कुछ भी नहीं कह सकी। उन्हें एक सामान की तरह वाहन में फेंके जाने का दृश्य मेजर विक्रम राठौड़ ने देखा, जो अभी अभी अपनी कार से इकाई में पहुंचे थे। उनके बगल में जांच टीम 2 पहले से ही कतार में खड़ी थी। मेजर विक्रम ने उस दृश्य को बिना किसी भाव परिवर्तन के देखा। यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही दोनों अपराधियों को ले जाने वाला वाहन इकाई से निकला, मेजर विक्रम राठौड़ कार से उतरे। उनके आगमन के साथ इकाई के ड्यूटी अधिकारी, ऑपरेशन सेक्शन के प्रमुख तुरंत उनकी ओर दौड़े। कमांडर, यहां वास्तव में क्या हो रहा है? मेजर विक्रम राठौड़ ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अब से हम इस पूरी स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड की एक व्यापक तलाशी और निरीक्षण करेंगे। ऑपरेशन सेक्शन के प्रमुख सहयोग करें। सभी कर्मियों को बैरक में रहने का आदेश दें। कोई भी जो बिना अनुमति के चलता है या बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसे राज्य के कर्तव्य में बाधा डालने वाला माना जाएगा। उनकी आवाज में एक निर्विवाद खतरा था। ऑपरेशन सेक्शन के प्रमुख ने बहस करने की हिम्मत नहीं की और केवल तनावपूर्ण चेहरे के साथ सिर हिलाया। मेजर विक्रम राठौड़ की कमान में जांच टीम 2 ने तुरंत रश्मि और माया के कमरों, कार्यालयों, डेस्कों और निजी लॉकरों की तलाशी शुरू कर दी। पीली पुलिस लाइनें लगाई गईं और मिलिट्री पुलिस के सदस्यों की तेज आंखें इकाई के सबसे गुप्त स्थानों में भी घुसने लगीं। न्याय शुरू हो गया था और न्याय की वह तलवार न केवल 2 अपराधियों को काटेगी, बल्कि इस इकाई में व्याप्त चुप्पी, उदासीनता और अन्याय की जड़ों को भी निशाना बनाएगी। स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड अब एक विशाल तूफान की आंख में खींच ली गई थी, जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मिलिट्री पुलिस द्वारा छापा मारे जाने के बाद स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड एक ऐसे स्थान की तरह हो गई थी जिसे अभी अभी एक बड़े तूफान ने मारा हो। केवल अराजकता और खामोशी के मलबे बचे थे। मिलिट्री पुलिस के सदस्यों ने देर रात तक इकाई के हर कोने की तलाशी ली। जब्त किए गए कंप्यूटर, दस्तावेज और मोबाइल फोन बक्सों में डालकर बाहर ले जाए गए। अपनी बैरकों में कैद जैसे इकाई के सदस्य चिंता में कांप रहे थे। किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की।
वे केवल एक दूसरे को देखते रहे और अपनी सांसें रोके रहे। अगली सुबह मेजर विक्रम राठौड़ ने इकाई के सभी सदस्यों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा किया। न केवल सैनिक बल्कि बिना किसी अपवाद के सभी अधिकारी। सुबह के घने कोहरे से ढका परेड ग्राउंड केवल भारी तनाव से भरा हुआ था। मेजर विक्रम राठौड़ मंच पर चढ़े और उन्हें ठंडी नजर से देखा। उनकी नजर लंबे समय तक महिला सैनिकों की कतार पर टिकी रही। उन्होंने माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया, केवल अपनी आवाज से, लेकिन इतनी ताकत के साथ कि यह मैदान के अंत तक गूंज जाए। उन्होंने अपना मुंह खोला। कल रात इस इकाई के 2 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके शब्दों ने इकाई के सदस्यों के बीच एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। उनके आरोप अपने साथी सैनिक के खिलाफ लगातार उत्पीड़न और मनमाना व्यवहार है। यह केवल एक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है, यह एक अक्षम्य अपराध है जिसने वर्दी पहनने और देश की रक्षा के पवित्र कर्तव्य को निभाने वाले एक साथी सैनिक की गरिमा को खत्म करने की कोशिश की। मेजर विक्रम एक पल के लिए रुके और एक बार फिर इकाई के सदस्यों के चेहरों को एक एक करके देखा। मैं आज यहां उन अपराधियों को डांटने के लिए नहीं खड़ा हूं। वे पहले से ही कानून की अदालत का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं आपसे पूछने के लिए। उनकी आवाज चाकू की तरह तेज हो गई। तुमने क्या किया? वह सवाल इकाई के सदस्यों के सीने पर एक बड़े पत्थर की तरह लगा। जब तुम्हारा एक साथी नरक जैसी पीड़ा में कराह रहा था तो तुम कहां थे और क्या कर रहे थे? तुम जानते थे लेकिन अनजान होने का नाटक किया। तुमने देखा लेकिन न देखने का नाटक किया। तुमने सुना लेकिन अपने कान बंद कर लिए। कोई भी जवाब नहीं दे सका। सबने अपना सिर झुका लिया, खासकर वे जो रश्मि और माया की हिंसा के बारे में अस्पष्ट रूप से या यहां तक कि ठीक से जानते थे, लेकिन इस डर से चुप रहना चुना कि आग उन तक फैल जाएगी। अब अपराधबोध के कारण अपना चेहरा नहीं उठा सकते थे। मेजर विक्रम राठौड़ की नजर महिला कतार पर टिकी थी। मैं विशेष रूप से महिला अधिकारियों से पूछ रहा हूं, क्या तुम एक ही बैरक में, एक ही कमरे में नहीं रहती थीं? तुमने जरूर पीड़ित के चोटिल चेहरे को देखा होगा और हर रात उसकी दबी हुई सिसकियों की आवाज सुनी होगी, है ना? लेकिन किसी ने भी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल एक साथी को राक्षस बनते और दूसरे साथी को मरते देखना ही तुम एस्प्रिट द कॉर कहते हो? उनकी फटकार एक तीर की तरह चली और उनके दिलों में चुभ गई। कुछ महिला सैनिकों की आंखें लाल होने लगीं। अतीत की कायरता पर शर्म, जिसे उन्होंने डर या अहंकार के कारण नजरअंदाज कर दिया था, असहनीय थी। चुप्पी एक मौन सहमति है। उदासीनता सबसे कायरतापूर्ण भागीदारी का एक रूप है। तुम्हारी चुप्पी और उदासीनता ने ही राक्षस को एक बड़ा राक्षस बनाया और पीड़ित को निराशा की गहरी खाई में धकेल दिया। यह स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड सड़ चुकी है। नाम ही स्वर्ण गरुड़ है, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह से सड़ चुकी है। मेजर विक्रम की दहाड़ ने परेड ग्राउंड को भर दिया। उन्होंने एक पल के लिए सांस ली, फिर अपनी आवाज धीमी कर ली, लेकिन एक ठंडे स्वर में उन्होंने कहा, मिलिट्री पुलिस ने कल से इस इकाई की एक व्यापक जांच शुरू कर दी है। सभी सदस्य बिना किसी अपवाद के व्यक्तिगत साक्षात्कार से गुजरेंगे। यदि इस प्रक्रिया में कोई भी मामले की सच्चाई को छिपाने की कोशिश करता है या झूठी गवाही देता है तो उसे केवल एक दर्शक नहीं बल्कि अपराध का एक साथी माना जाएगा और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन जो लोग अब सच्चाई कहने की हिम्मत करते हैं, मैं उन्हें अधिकतम संभव सजा में कमी का वादा करता हूं। यह एक प्रलोभन और एक आखिरी चेतावनी थी। उन्होंने एक विकल्प दिया। क्या चुप्पी के कार्टेल के पीछे छिपे रहना और एक साथी बनना है, या सच्चाई के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत करनी है? इस इकाई को फिर से जन्म लेना होगा। उसके लिए तुम्हें खुद सड़े हुए हिस्से को काटने का दर्द सहना होगा। समाप्त। मेजर विक्रम राठौड़ मंच से उतरे। उनके भाषण के समाप्त होने के बाद परेड ग्राउंड पर दबाव डालने वाली भारी हवा और भी भारी हो गई। उनके भाषण के समाप्त होने के बाद इकाई के सदस्य कुछ समय के लिए अपनी जगह से नहीं हिले, भले ही उन्हें भंग करने का आदेश दिया गया था। उनके दिलों में डर, अपराधबोध और भविष्य की चिंता का मिश्रण था। उस दिन से इकाई मिलिट्री पुलिस की तेज छुरी के नीचे एक विशाल ऑपरेशन टेबल पर एक मरीज की तरह बन गई। अधिकारियों और सैनिकों को बारी बारी से व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए मिलिट्री पुलिस के पूछताछ कक्ष में बुलाया गया। शुरू में सब चुप थे, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि रश्मि और माया को हिरासत में ले लिया गया है और मिलिट्री पुलिस की जांच केवल एक औपचारिकता नहीं है, एक एक करके मुंह खोलने की हिम्मत करने लगे।
उनकी गवाही एक पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ आई, जो इस इकाई में अब तक व्याप्त अन्याय की बड़ी तस्वीर को पूरा करती है। पहली महत्वपूर्ण गवाही हवलदार प्रिया की एक बैचमेट महिला सैनिक से आई, जो उसके साथ एक ही बैरक में रहती थी। गहरे अपराधबोध से पीड़ित उसने आखिरकार सब कुछ बता दिया। मैंने लगभग हर रात हवलदार प्रिया को बाहर बुलाए जाने के बाद पीटे जाने की आवाज सुनी। शुरू में मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरे साथ भी वही होगा, इसलिए मैंने अनजान होने का नाटक किया। रश्मि और माया ने हमें धमकाया, अगर तुम प्रिया के साथ घुल मिलोगी तो हम तुम्हें उसके जैसा बना देंगे। रोते हुए उसने विस्तार से बताया कि कैसे प्रिया को अलग थलग किया गया था। उसने यह भी खुलासा किया कि रश्मि और माया प्रिया के माता पिता द्वारा भेजे गए पार्सल को रोक लेती थीं या जानबूझकर उसकी छुट्टी के आवेदन को रोक देती थीं। यह अब केवल उत्पीड़न नहीं था, बल्कि किसी को सामाजिक रूप से नष्ट करने के लिए एक दुष्ट कृत्य था। एक और महत्वपूर्ण सबूत सूबेदार माया की जब्त की गई निजी डायरी में मिला। उस डायरी में इकाई के परिचालन निधि के एक हिस्से के व्यक्तिगत उपयोग का विवरण बड़े करीने से दर्ज किया गया था। न केवल ईंधन का गबन, बल्कि यह भी पता चला कि उसने खाद्य सामग्री या उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत ली थी। उसने अपनी स्थिति का उपयोग इकाई को अपनी निजी गुल्लक बनाने के लिए किया था। जांच यही नहीं रुकी। मेजर विक्रम राठौड़ ने अपने जांच नेटवर्क का विस्तार किया और सीधे उस महिला हवलदार से संपर्क किया जिसका नाम किम था, जिसे पिछले साल चिकित्सा कारणों से सेवा मुक्त कर दिया गया था। शुरू में किम ने बात करने से इनकार कर दिया। सेना से जुड़ी हर चीज से ऊब चुकी थी, लेकिन मेजर विक्रम द्वारा दृढ़ता से मनाने और यह खबर सुनने के बाद कि अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है, उसने आखिरकार अपना दिल खोल दिया। उसकी गवाही चौंकाने वाली थी। उसने भी प्रिया की तरह ही बदमाशी और उत्पीड़न का अनुभव किया था। उस समय उसने इकाई के अधिकारियों से मदद मांगी थी, लेकिन उसे केवल एक गैर जिम्मेदाराना जवाब मिला था, वरिष्ठों के साथ अच्छे से घुल मिलने की कोशिश करो। अंत में उसने एक सैनिक बनने का अपना सपना छोड़ दिया और सामाजिक भय और गंभीर अवसाद से पीड़ित हो गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रश्मि और माया के अपराध बार बार और पुराने थे। उन्होंने केवल एक या दो लोगों का जीवन नष्ट नहीं किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला उच्च स्तर तक पहुंच गया। विभिन्न अधिकारियों की गवाही के क्रॉस वेरिफिकेशन से इकाई के सूबेदार मेजर का नाम सामने आने लगा। उस पर रश्मि और माया के कृत्यों के बारे में जानने का संदेह था, लेकिन उनसे चापलूसी और उपहार प्राप्त करने के कारण आंखें मूंद लीं। यहां तक कि यह भी पता चला कि उसे हवलदार प्रिया के उत्पीड़न के बारे में एक अस्पष्ट रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उसने इसे केवल महिला सैनिकों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में माना और मामले को दबाने की कोशिश की। अनुशासन के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ सैनिक के रूप में उसने न केवल अपने कर्तव्य में लापरवाही की, बल्कि मूल रूप से अपराध का एक साथी था। मेजर विक्रम राठौड़ ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत सूबेदार मेजर को बुलाया। शुरू में सूबेदार मेजर ने आरोपों का जोरदार खंडन किया, लेकिन मिलिट्री पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस सबूतों और गवाही के सामने वह अंततः बच नहीं सका और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसके संरक्षण में वे दोनों राक्षस आजादी से काम कर सकते थे। जो सच्चाई सामने आई वह बहुत भयानक थी। यह स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड केवल एक ऐसी जगह नहीं थी जहां कुछ सैनिकों का विचलन था। हिंसा, बदमाशी, गबन और भ्रष्टाचार व्याप्त थे, और चुप्पी का एक कार्टेल जो आंखें मूंद लेता था और इसे पूरी इकाई पर हावी होने देता था। हवलदार प्रिया का चोटिल चेहरा उस बड़े भ्रष्टाचार के हिमशैल का केवल सिरा था। मेजर विक्रम राठौड़ ने सभी जांच परिणामों को एक मोटी रिपोर्ट में संक्षेपित किया। उस रिपोर्ट में न केवल रश्मि और माया के विशिष्ट अपराधों के तथ्य थे, बल्कि उन पीड़ितों की गवाही भी थी जो बाहर आ चुके थे, सूबेदार मेजर की लापरवाही और मिलीभगत के आरोप, और इकाई कमांडर से कमांड जिम्मेदारी के मुद्दे। अब समय आ गया था कि इस रिपोर्ट को डिवीजन कमांडर के पास ले जाया जाए। यह केवल एक सामान्य मामले की रिपोर्ट नहीं थी। यह एक सर्जिकल रिपोर्ट की तरह थी जो एक टूटे हुए दिल के साथ लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक इकाई को ध्वस्त करके शुरू से फिर से बनाया जाना चाहिए। मेजर विक्रम राठौड़ ने अपने हाथों में रिपोर्ट का वजन पहले से कहीं ज्यादा महसूस किया। जब स्वर्ण गरुड़ ब्रिगेड मिलिट्री पुलिस की जांच से हिल रही थी, हवलदार प्रिया मिलिट्री अस्पताल में सफेद चादर पर लेटी हुई थी।
कमांडर के कार्यालय में एक स्लीपलेस रात बिताने के बाद अगली सुबह मेजर विक्रम राठौड़ की कृपा से उसे चुपचाप मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया ताकि कोई उसे देख न सके। जब वह पहली बार अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो उसे अजीब और डरा हुआ महसूस हुआ। यह उसकी इकाई का भयानक बैरक नहीं था, बल्कि कीटाणुनाशक की गंध वाला एक साफ और शांत निजी कमरा था। खिड़की से गर्म धूप अंदर आ रही थी। इतना शांतिपूर्ण दृश्य, लेकिन उसका दिल अभी भी युद्ध के मैदान के बीच में था। वह सिकुड़ गई, इस चिंता में कि कहीं रश्मि या माया उसे यहां खोजने न आ जाएं या इकाई से कोई और उसे दोष न दे। उसका इलाज करने वाले सैन्य डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी को मेजर विक्रम राठौड़ ने पहले ही संपर्क कर लिया था और वे पूरी स्थिति को समझते थे। उन्होंने प्रिया को एक सामान्य रोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर रूप से घायल पीड़ित के रूप में पूरे सम्मान और ध्यान के साथ व्यवहार किया। चिकित्सा जांच सावधानी से की गई। सैन्य डॉक्टर ने उसके चेहरे और शरीर पर लगे घावों की ध्यान से जांच की और उन्हें तस्वीरों के साथ प्रलेखित किया। गालों पर चोट और सूजन और फटे होंठों के अलावा उसकी भुजाओं और पीठ पर भी पुराने चोट के निशान पाए गए। एक्सरे के नतीजों से पता चला कि उसकी हड्डियों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों को अत्यधिक तनाव के कारण कठोर होने का निदान किया गया था। शारीरिक घाव समय के साथ ठीक हो जाएंगे। नियमित रूप से दवा लें और पर्याप्त आराम करें तो आप बेहतर हो जाएंगी, सैन्य डॉक्टर ने धीरे से कहा जब वह उसके मेडिकल रिकॉर्ड को ठीक कर रहा था। फिर उसने एक पल के लिए अपना पेन नीचे रखा, प्रिया की आंखों में देखा और जोड़ा, लेकिन मन के घाव अलग हो सकते हैं। क्या आप अच्छी तरह सो पाती हैं? उस एक वाक्य ने प्रिया को लगभग तोड़ ही दिया था। पिछले कुछ महीनों से वह एक बार भी अच्छी तरह नहीं सो पाई थी। वह हमेशा हल्की नींद में सोती थी, इस डर से कि उसे कभी भी बुलाया जा सकता है, और अक्सर बुरे सपनों से परेशान रहती थी। जब वह जवाब नहीं दे सकी और केवल अपना सिर झुका लिया तो सैन्य डॉक्टर ने सिर हिलाया जैसे वह पहले से ही जानता हो। मैं एक मनोचिकित्सक के साथ एक परामर्श निर्धारित करूंगा। यह इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमजोर हैं, यह एक सामान्य लक्षण है जो किसी के भी साथ भयानक अनुभव के बाद हो सकता है। एक पेशेवर की मदद से दिल के अंदर के गांठों को खोलना महत्वपूर्ण है। उसके शब्दों में कोई पूर्वाग्रह या दोष नहीं था, केवल एक इंसान की पीड़ा को समझने और मदद करने की ईमानदारी थी। उस रात प्रिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी और सोने की कोशिश की। शुरू में सामान्य चिंता ने उसे घेर लिया। दरवाजे के बाहर से थोड़ी सी भी आवाज आने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे यह महसूस होने लगा कि यह कमरा वास्तव में सुरक्षित है। कोई भी उसे धमकी नहीं देगा, कोई भी आंख उस पर नजर नहीं रखेगी। केवल खामोशी और शांति थी। न जाने कितना समय बीत गया, वह अनजाने में गहरी नींद में सो गई। उसने कोई बुरा सपना नहीं देखा। कई महीनों में पहली बार वह बिना जागे सूरज उगने तक सोई। जब उसने सुबह अपनी आंखें खोलीं तो खिड़की के बाहर पहले से ही उजाला था। उसने महसूस किया कि उसका रात भर का अकड़ा हुआ शरीर थोड़ा और आराम कर रहा है। नर्सिंग अधिकारी द्वारा लाया गया नाश्ता केवल एक सादा सूप और कुछ सब्जियां थीं, लेकिन इतने लंबे समय के बाद पहली बार वह भोजन का स्वाद महसूस कर सकी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसने चावल चबाया और निगल लिया। उसका अस्पताल का जीवन इस तरह शुरू हुआ। हर दिन वह निर्धारित समय पर दवा लेती, अपने घावों की देखभाल करती और पौष्टिक भोजन खाती। दोपहर में वह मनोरोग परामर्श से गुजरती, एक एक करके उन गहरे घावों और भावनाओं के बारे में बताना शुरू करती जिन्हें वह अब तक व्यक्त नहीं कर पाई थी। परामर्शदाता ने उसकी कहानी खामोशी से सुनी और उसकी भावनाओं को वैसे ही स्वीकार किया जैसी वे थीं। कुछ न करना और केवल आराम करना, यही एकमात्र काम उसे दिया गया था। शुरू में वह समय अजीब और चिंताजनक लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। एक धूप वाले दिन वह अस्पताल के छोटे से बगीचे में टहलती, किताबें पढ़ती या बस बिना कुछ सोचे खिड़की से बाहर देखती। उस समय में प्रिया धीरे धीरे खुद को फिर से खोज रही थी। उसके चेहरे पर चोट की सूजन कम हो गई और उसके घाव ठीक हो गए, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव उसके भीतर हुआ। उसका जमा हुआ दिल धूप में बर्फ की तरह पिघलने लगा। भले ही यह एक बहुत ही मंद और छोटी सी रोशनी थी,
आखिरकार उसकी लंबी और अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश की एक किरण दिखाई देने लगी। यह उपचार की शुरुआत का संकेत था और एक नए जीवन की ओर पहला कदम। मिलिट्री पुलिस मुख्यालय के तहखाने में स्थित पूछताछ कक्ष ठंडी और सूखी हवा से भरा था। मोटी ध्वनि रोधक दीवारें और बिना किसी सजावट का ग्रे कमरा स्वाभाविक रूप से अंदर मौजूद व्यक्ति के मनोविज्ञान पर दबाव डालता था। नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह को मिलिट्री पुलिस द्वारा गहन जांच के लिए अलग अलग पूछताछ कक्षों में अलग किया गया था। सबसे पहले रश्मि से पूछताछ की गई। एकांत कारावास में एक रात बिताने के बाद वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गई थी। गिरफ्तारी के समय का उसका अहंकार गायब हो गया था। उसकी जगह अत्यधिक भय और चिंता ने ले ली थी, जिससे वह कांप रही थी। उसकी कलाई पर लाल निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जहां से उसकी हथकड़ियां हटा दी गई थीं। पूछताछ की कुर्सी पर बैठे हुए भी वह बेचैनी से चारों ओर देखती रही। पूछताछ का जिम्मा अनुभवी चीफ इन्वेस्टिगेटर का था। वह रश्मि के सामने बैठा और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। वह खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा दबाव डाल रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रश्मि का चेहरा और भी पीला पड़ता गया। आखिरकार चीफ इन्वेस्टिगेटर ने अपना मुंह खोला। नायब सूबेदार रश्मि, क्या तुम अपने आरोपों को स्वीकार करती हो? रश्मि ने कांपते होठों से बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। मेरा मतलब केवल अनुशासित करना था। हवलदार प्रिया बहुत लापरवाह थी, इसलिए उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी और बहानों से भरी थी। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने उसकी बात काट दी। अनुशासित करना? किसी का चेहरा ऐसा बना देना और उसे हर रात गालियां देने और पीटने के लिए बुलाना, इसे तुम अनुशासन कहते हो? यह अनुशासन नहीं, यह अपराध है। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने मेज पर कुछ तस्वीरें फेंकी। मिलिट्री अस्पताल में ली गईं प्रिया के घावों की तस्वीरें। नीला काला पड़ा चेहरा, फटे होंठ, भुजाओं और पीठ पर घाव के निशान। उन तस्वीरों को देखते ही रश्मि चौंक गई और अपना मुंह फेर लिया। उसमें अपनी हिंसा के परिणामों का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कुछ और कहना है? यह स्पष्ट रूप से गंभीर हमला है। तुमने यह अकेले नहीं किया, है ना? सूबेदार माया के साथ, है ना? जवाब में रश्मि ने अपना सिर झुका लिया और सिसकने लगी। उसका रोना पश्चाताप के आंसुओं के बजाय अपने बर्बाद भाग्य पर एक विलाप था। मैं अपनी गलती मानती हूं। प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने ठंडे स्वर में कहा। माफी पीड़ित से मांगो, और वह भी अदालत से सजा मिलने के बाद देर नहीं होगी। उसने आकलन किया कि रश्मि मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी है। अब महत्वपूर्ण बात विशिष्ट तथ्यों को खोदना था। उसने तेजी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उत्पीड़न कब शुरू हुआ? विशिष्ट तरीके और स्थान, और अपराध का मकसद। शुरू में रश्मि ने यह कहकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की कि सूबेदार माया ने इसे शुरू किया था और उसे इसका पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन जब चीफ इन्वेस्टिगेटर ने जब्त किए गए मोबाइल फोन से टेक्स्ट संदेशों के सबूत दिखाए, जहां वे दोनों प्रिया का मजाक उड़ा रही थीं, तो उसका झूठ तुरंत उजागर हो गया। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसे शुरू से ही प्रिया का हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व पसंद नहीं था और उसकी हीन भावना और ईर्ष्या गलत तरीके से व्यक्त की गई थी। उसका कबूलनामा बहुत स्वार्थी और तुच्छ था। इस बीच एक अन्य पूछताछ कक्ष में सूबेदार माया ने रश्मि से बिल्कुल अलग रवैया दिखाया। वह अभी भी अपनी पीठ सीधी करके बैठी थी, पूछताछकर्ता को तीखी नजर से देख रही थी और सभी आरोपों का जोरदार खंडन कर रही थी। मैंने उसे कभी नहीं मारा। वह प्रशिक्षण के दौरान खुद गिर गई और अब मुझे दोष दे रही है। क्या कोई सबूत है? उससे पूछताछ कर रहे युवा अन्वेषक ने कहा। सबूत हम अब से बनाएंगे। बहुत सारे अप्रत्यक्ष सबूत और गवाह पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं, और तुम्हारी अपराध की साथी नायब सूबेदार रश्मि अभी बगल के कमरे में सब कुछ कबूल कर रही है। माया की आंखें एक पल के लिए डगमगाईं, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की और उपहास किया। वह क्या जानती है? वह जरूर खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही होगी, लेकिन उसका झांसा ज्यादा देर नहीं चला। अन्वेषक ने उसके एक अप्रत्याशित कमजोर बिंदु पर हमला किया। ऐसा लगता है कि हवलदार प्रिया से पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। याद है हवलदार किम, जिसे पिछले पारा गेस उन्हर करना हवलदार के साथ एक परयान
साल चिकित्सा कारणों से सेवा मुक्त कर दिया गया था। उस समय भी इकाई में अनबन की बहुत सारी अफवाहें थीं। कैसा रहेगा अगर हम हवलदार किम से फिर से मिलें और उसका बयान लें? यह सुनते ही माया का चेहरा तुरंत तन गया। हवलदार किम वह पीड़ित थी जिसे वह हवलदार प्रिया से पहले अक्सर परेशान करती थी। उसने आखिरकार हार मान ली थी और सैन्य जीवन छोड़ दिया था। अगर किम भी गवाही देती तो उसे एक बार अपराधी के रूप में निश्चित रूप से और भी कड़ी सजा मिलती। और यह भी रिपोर्ट है कि आप अक्सर अपनी निजी कार के लिए इकाई के ईंधन का गबन करती थीं। हमें इसकी भी जांच करनी होगी। यह एक निर्णायक प्रहार था। उत्पीड़न के आरोपों को वह शायद अभी भी नकार सकती थी, लेकिन सैन्य संपत्ति का गबन एक ऐसा अपराध था जो स्पष्ट भौतिक सबूत छोड़ता है। उसका चेहरा सफेद से नीला हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने जो कुछ भी बनाया था उसके ढहने की आवाज सुनाई दे रही हो। आखिरकार सूबेदार माया भी टूट गई। वह अब आरोपों से इनकार नहीं कर सकी और सब कुछ कबूल कर लिया। हालांकि उसमें थोड़ी भी पछतावा नहीं था। वह इसका कारण हवलदार प्रिया को ही बताती रही और अपने बुरे भाग्य पर विलाप करती रही। दोनों से पूछताछ देर रात तक चली। उनके मुंह से निकले कबूलनामों ने इकाई के भीतर इतने समय से हो रहे जघन्य अपराधों की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से दिखाया। ईर्ष्या, हीन भावना और विकृत शक्ति की लालसा द्वारा बनाए गए राक्षस वे केवल निम्न स्तर के अपराधी थे जो सैन्य वर्दी पहनने के लायक नहीं थे। जब पूछताछ समाप्त हुई तो वे पूरी तरह से थक चुके थे और मिलिट्री पुलिस के सदस्यों द्वारा ठंडे एकांत कारावास में वापस घसीटे गए। अब उनका इंतजार केवल एक सख्त कानूनी अदालत थी। डिवीजन कमांडर के कार्यालय का दरवाजा सामान्य से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। मेजर विक्रम राठौड़ एक आदर्श मुद्रा के साथ डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अजय सिंह के सामने सीधे खड़े थे। उनके हाथ में एक मोटी रिपोर्ट थी जिसमें पिछले कुछ दिनों की पूरी सच्चाई थी। मेजर जनरल अजय सिंह भले ही हाल ही में पदभार संभाला था, एक सख्त और सिद्धांतवादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से सुना था कि मेजर विक्रम राठौड़ ने रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से एक जांच की थी। उनका चेहरा कठोर था। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह इस स्थिति को कैसे स्वीकार करेंगे। मेजर विक्रम, कृपया बैठें। डिवीजन कमांडर ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मेजर विक्रम ने अपना सिर हिलाया। अनुमति हो तो मैं खड़े होकर रिपोर्ट करूंगा। सर, यह उनके मजबूत संकल्प की अभिव्यक्ति थी। मेजर जनरल अजय सिंह ने उन्हें और जोर नहीं दिया और केवल उन्हें देखते रहे। रिपोर्ट करो। एक संक्षिप्त और दृढ़ आदेश निकला। मेजर विक्रम राठौड़ ने अपनी रिपोर्ट नहीं खोली। उन्होंने इसके सभी नेरों को अपने दिमाग में याद कर लिया था। उन्होंने सबसे पहले बिना रुके रिपोर्ट करना शुरू किया। उस स्थिति से जब उन्होंने पहली बार कैंटीन में हवलदार प्रिया को पाया, उसके कबूलनामे से लेकर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी तक, मैंने कमांडर को पहले रिपोर्ट नहीं की और एक तरफा जांच शुरू कर दी। अगर इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई के रूप में आंका जाता है तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस समय स्थिति मैंने पीड़ित की सुरक्षा और सबूतों को सुरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी समझा। अगर एक मिनट भी देरी होती तो वे निश्चित रूप से सबूत नष्ट कर देते और अपनी कहानियों का मिलान कर लेते। उनकी आवाज अपने कार्यों के प्रति विश्वास से भरी थी। मेजर जनरल अजय सिंह केवल खामोशी से सुनते रहे। उनकी नजर अभी भी पढ़ना मुश्किल था। मेजर विक्रम राठौड़ ने मिलिट्री पुलिस द्वारा की गई व्यापक जांच के परिणामों पर अपनी रिपोर्ट जारी रखी। नायब सूबेदार रश्मि और सूबेदार माया द्वारा बार बार उत्पीड़न और गबन, अतीत में अतिरिक्त पीड़ित, और अंत में सूबेदार मेजर द्वारा लापरवाही और मिलीभगत के आरोप। जैसे जैसे रिपोर्ट आगे बढ़ी, डिवीजन कमांडर के कार्यालय में हवा और भी ठंडी और जमती गई। जब मेजर विक्रम ने आखिरी बार इकाई में व्याप्त चुप्पी के कार्टेल और कमांड सिस्टम के पतन का उल्लेख किया तो मेजर जनरल अजय सिंह का कठोर चेहरा आखिरकार टूट गया। निराशा और गुस्सा उनकी आंखों में बारी बारी से आए। रिपोर्ट समाप्त होने के बाद कमरे में एक लंबी खामोशी छा गई। मेजर जनरल अजय सिंह अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की की ओर चले गए। उन्होंने खिड़की के बाहर परेड ग्राउंड को खामोशी से देखा, अपने विचारों में डूबे हुए। मेजर विक्रम ने अपनी सांस रोककर उनके अगले शब्दों का इंतजार किया। उनके भाग्य और इकाई के भाग्य का निर्धारण करने वाला क्षण। कुछ देर बाद मेजर जनरल अजय सिंह मुड़े। उनके चेहरे पर एक निर्णय दिखाई दे रहा था
मेजर विक्रम। यस सर, तुम्हारी कार्रवाई, मुझे रिपोर्ट न करना और पहले कार्रवाई करना। वह वास्तव में अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। डिवीजन कमांडर के शब्द सुनकर मेजर विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए। लेकिन तुम्हारी अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई ने ही मेरे डिवीजन को बचाया। ये अप्रत्याशित शब्द थे। मेजर विक्रम ने एक पल के लिए अपने सुनने पर संदेह किया। मेजर जनरल अजय सिंह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए। उनकी नजर अब स्पष्ट थी, क्रोध और संकल्प की नजर। जो स्टाफ और कमांडर मेरी आंखें और कान होने चाहिए थे, वे अंधे और बहरे निकले। यह तथ्य कि एक युवा सैनिक मेरे डिवीजन के भीतर मर रहा था और सड़ी हुई गंध आ रही थी, जबकि मैं एकमात्र था जिसे कुछ भी पता नहीं था, मुझे बहुत शर्मिंदा और गुस्सा दिलाता है। उन्होंने हल्के से मेज पर मुक्का मारा। मेजर विक्रम, तुम्हारा आकलन सही, तेज और सटीक था। अगर तुमने इस मामले की आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट की होती तो निश्चित रूप से कोई होता जो इसे बड़े अच्छे के लिए के बहाने दबाने की कोशिश करता और सच्चाई निश्चित रूप से कम और तोड़ मरोड़ दी जाती। तुम्हारी अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई के लिए धन्यवाद। हमें इस सड़े हुए फोड़े को जड़ से उखाड़ने का मौका मिला। डिवीजन कमांडर ने रिपोर्ट को अपने सामने खींचा। इस रिपोर्ट में लिखे गए सभी संबंधित पक्ष बिना किसी अपवाद के उनके पदों से हटा दिए जाएंगे और एक आधिकारिक अनुशासनात्मक समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे। न केवल सूबेदार मेजर, बल्कि 27वीं ब्रिगेड के कमांडर और बटालियन कमांडर से भी मैं भारी कमांड जिम्मेदारी की मांग करूंगा। किसी को भी बचाया या उनकी सजा कम नहीं की जाएगी। मैं अपने डिवीजन में ऐसा कुछ भी होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सीधे मेजर विक्रम राठौड़ को देखा और कहा, और इस जांच को तुम अंत तक पूरा करोगे। किसी भी बाहरी दबाव या अनुरोध के बावजूद मत डगमगाना। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। उन बदमाशों को दिखाओ जिन्होंने सैनिक के सम्मान पर कालिख पोती है कि कानून कितना भयानक होता है। यह पूर्ण विश्वास का संकेत था। मेजर विक्रम राठौड़ ने अनजाने में अपने सीने में गर्मी महसूस की। उन्होंने सम्मान में गहरा झुककर सलाम किया। यस सर, ऑन इट। डिवीजन कमांडर के कार्यालय से बाहर निकलते समय मेजर विक्रम राठौड़ के कदम अंदर जाते समय की तुलना में बहुत हल्के महसूस हो रहे थे। वह अब अकेला नहीं था। उसे एक डिवीजन कमांडर का मजबूत समर्थन मिल गया था, जिसके पास न्याय स्थापित करने का एक मजबूत संकल्प था। अब केवल उन सभी को जो इस जघन्य अपराध में शामिल थे, उन्हें एक समान कीमत चुकानी थी। सच्चाई की ओर उसकी तलवार और भी तेज और अजेय हो जाएगी। मिलिट्री अस्पताल में इलाज पूरा होने के बाद हवलदार प्रिया शर्मा को 1 महीने की विशेष छुट्टी मिली। यह मेजर विक्रम राठौड़ और मेजर जनरल अजय सिंह की ओर से एक विशेष ध्यान था, ताकि उसे इकाई में लौटने से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। छुट्टी के पहले दिन अपनी सैन्य वर्दी उतारकर और नागरिक कपड़े पहनकर वह अपने गृहनगर के लिए एक बस में चढ़ गई। खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते दृश्यों को देखते हुए उसे पिछले कुछ महीनों की घटनाएं एक भयानक बुरे सपने की तरह महसूस हुईं। कुछ समय पहले वह यह भी कल्पना नहीं कर सकती थी कि वह इस सामान्य दैनिक जीवन का फिर से आनंद ले पाएगी। जिस घर को उसने लंबे समय तक छोड़ा था, वह हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरा था। उसके माता पिता ने अपनी बेटी के चेहरे पर बचे हुए हल्के चोट के निशान और उसके दुबले पतले रूप को देखा, कुछ भी नहीं पूछा और बस उसे चुपचाप कसकर गले लगा लिया। अपने माता पिता के आलिंगन में प्रिया ने उन आंसुओं को बहा दिया जिन्हें वह अब तक रोके हुए थी। यह अब अन्याय और दुख के आंसू नहीं थे, यह जीवित वापस आने की राहत और एक परिवार होने की कृतज्ञता के आंसू थे जो उसका इंतजार कर रहा था। छुट्टी के दौरान प्रिया ने खुद को फिर से खोजने की कोशिश की जो खो गई थी। वह सुबह जल्दी उठकर अपने पड़ोस में टहलने जाती, अपनी मां के हाथ का गर्म खाना खाती और दोस्तों से मिलकर बातें करती। शुरू में यह अजीब और अटपटा लगता था। उसे डर था कि कोई उसके घावों को पहचान लेगा या सैन्य जीवन के बारे में बात करेगा, लेकिन उसके किसी भी दोस्त ने अजीब सवाल नहीं पूछे। उन्होंने बस उसके साथ हमेशा की तरह सामान्य तक व्यवहार किया। उस सामान्य दैनिक जीवन में वह धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसे अब बुरे सपने नहीं आते थे और वह रात में कम ही जागती थी। हालांकि उसके दिल की गहराई में बचा हुआ घाव आसानी से ठीक नहीं हुआ। कभी कभी रश्मि और माया की आवाजें एक मतिभ्रम की तरह सुनाई देती थीं,
और उस समय का डर उसे फिर से सांस लेने में तकलीफ देता था। जब भी ऐसा होता, वह अपने परामर्शदाता द्वारा सिखाई गई सांस लेने की तकनीक का पालन करती और खुद को शांत करती। कोई बात नहीं, सब खत्म हो गया है, मैं अब सुरक्षित हूं। जब उसकी छुट्टी आधी बीत चुकी थी तो उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। क्या सेना में वापस जाना है या इसे हमेशा के लिए छोड़ देना है? उसके माता पिता चाहते थे कि उनकी बेटी और अधिक पीड़ित न हो और उन्होंने उसे छोड़ने का सुझाव दिया। उसे खुद भी भयानक यादों के कारण फिर से सैन्य वर्दी पहनने का आत्मविश्वास नहीं था। कई दिनों तक सोचने के बाद एक रात वह अपने कमरे में बैठी और एक पुरानी फोटो एल्बम खोली। उसमें उसके कमीशन समारोह की एक तस्वीर थी। हवलदार प्रिया शर्मा की एक शानदार तस्वीर, अपने माता पिता के साथ गर्व भरी मुस्कान के साथ। बचपन से ही उसका एक सैनिक बनने का सपना था। उसे हमेशा वर्दी पहनने और देश की रक्षा करने वाले खुद पर गर्व था। क्या उसे दो बेकार इंसानों की वजह से उस सपने को छोड़ देना चाहिए? अगर वह इस तरह सेना छोड़ देती तो उसे लगता कि वह जीवन भर एक हारी हुई इंसान के रूप में जिएगी। तभी उसे मेजर विक्रम राठौड़ के आखिरी शब्द याद आए, यह बिल्कुल भी तुम्हारी गलती नहीं है, एक भी नहीं। सही, गलती मेरी नहीं है। मुझे क्यों भागना चाहिए? भागना तो उन्हें चाहिए। उस रात उसने अपना मन बना लिया, वह सेना में वापस जाएगी, लेकिन पहले की तरह कमजोर प्रिया के रूप में नहीं। वह एक मजबूत और दृढ़ व्यक्ति के रूप में वापस जाएगी ताकि अपनी स्थिति को फिर से हासिल कर सके। और किसी दिन अगर कोई जूनियर उसकी तरह पीड़ित होता है तो वह उसे कभी नजरअंदाजा नहीं करेगी और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी। अपनी छुट्टी के आखिरी दिन उसने अपने पहले से ही छोटे बालों को और भी छोटा काट लिया। आईने में उसका प्रतिबिंब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और संकल्पित लग रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान लगभग गायब हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों की नजर में एक अमिट घाव का निशान और उसे दूर करने वाली ताकत दिखाई दे रही थी। उसने अपना सामान पैक किया, वापस जाने का समय आ गया था। यह झूठ होगा अगर वह डरी नहीं थी, लेकिन उसने अब और न भागने का फैसला कर लिया था। उसके सामने एक नया रास्ता फैला हुआ था, एक नए रास्ते की शुरुआत, जिसे उसे दर्द और पीड़ा से भरे अतीत से गुजरने के बाद अपनी ताकत से बनाना था। जब हवलदार प्रिया शर्मा एक शांतिपूर्ण छुट्टी में अपने घावों को भर रही थी तो उसे नरक में धकेलने वाले अपराधी ठंडी हकीकत में अपने पापों की कीमत चुका रहे थे। मिलिट्री पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामला सैन्य अभियोजक के कार्यालय को सौंप दिया गया। नायब सूबेदार रश्मि पटेल और सूबेदार माया सिंह को हिरासत में रहते हुए मुकदमे का सामना करना पड़ा। एकत्र किए गए सबूतों और गवाही के आधार पर उनके आरोप सामान्य उत्पीड़न से कहीं ज्यादा गंभीर हो गए। गंभीर हमला, बार बार मनमाना व्यवहार, अधिकार का दुरुपयोग और सूबेदार माया के लिए सैन्य संपत्ति के गबन का आरोप जोड़ा गया। मुकदमे के दौरान इस मामले की अफवाहें सेना में दूर दूर तक फैल गईं। शुरू में कुछ लोगों ने अपराधियों का बचाव किया या फुसफुसाए कि हवलदार प्रिया की भी कुछ समस्या होगी, लेकिन मिलिट्री पुलिस की जांच के परिणामों और पिछले पीड़ितों की गवाही सामने आने के बाद वे चुप हो गए। जनमत पूरी तरह से बदल गया। वे अब सहानुभूति की वस्तु नहीं थे, बल्कि उन्हें सेना के अच्छे नाम पर कालिख पोतने वाले बेशर्म अपराधियों के रूप में लेबल किया गया था। अदालत कक्ष में दोनों का रूप बहुत दयनीय था। एक मुरझाए हुए चेहरे के साथ कैदी की वर्दी पहने वे अभियुक्त की कुर्सी पर बैठी थीं। उनके अतीत के अहंकार और घमंड का कोई निशान नहीं था। वकीलों के माध्यम से उन्होंने अपनी सजा कम करने की कोशिश की। उन्होंने पागलपन या एक सहज कार्रवाई का बहाना बनाया, हालांकि उनके अपराध बहुत स्पष्ट थे और उनका पश्चाताप न दिखाने का रवैया केवल न्यायाधीशों के पैनल के गुस्से को भड़का रहा था। निर्णायक रूप से मेजर विक्रम राठौड़ डिवीजन कमांडर के आदेश पर अदालत में एक गवाह के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने जो देखा और जांच की उसके आधार पर उन्होंने दृढ़ता से गवाही दी कि यह मामला एक अमानवीय अपराध था जिसे सेना के भीतर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उनकी गवाही एक कील बन गई जिसने मुकदमे की दिशा तय की। अंत में फैसले के दिन मुख्य न्यायाधीश ने एक गंभीर आवाज में फैसला सुनाया। अभियुक्त रश्मि पटेल और माया सिंह एक सैनिक के रूप में अपने मुख्य कर्तव्यों को भूल गई हैं और अधीनस्थों के खिलाफ बार बार उत्पीड़न और मनमाना व्यवहार करने के लिए वरिष्ठ पदों का इस्तेमाल किया है। इससे न केवल पीड़ित को असहनीय शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई,
बल्कि इसने सैन्य एकता और अनुशासन को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, इसलिए उनके कार्य बहुत निंदनीय हैं। मुख्य न्यायाधीश ने दोनों को जेल की सजा सुनाई। सैन्य जेल एक सैनिक के लिए सबसे बड़े अपमानों में से एक थी। जेल की सजा के साथ उन्हें सैन्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। वे अब सैनिक नहीं थे, लेकिन उनकी सजा यहीं नहीं रुकी। मेजर जनरल अजय सिंह ने रिपोर्ट और मेजर विक्रम राठौड़ की सलाह को स्वीकार करते हुए जेल की सजा के अलावा एक अलग आंतरिक सैन्य प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अंतिम फैसले के बाद सैन्य जेल में स्थानांतरित होने से पहले दोनों को 1 महीने के लिए मिलिट्री पुलिस की हिरासत में अलग थलग रखा गया। यह डिवीजन कमांडर की इच्छा को दर्शाने वाली एक कार्रवाई थी, ताकि वे उस पीड़ा का थोड़ा सा हिस्सा महसूस कर सकें जो उन्होंने प्रिया पर डाली थी। एक तंग और ठंडी एकांत कोठरी में बंद उन्हें निराशा में अपने अतीत पर विचार करना पड़ा। हिरासत में 1 महीने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और अपमान के साथ सैन्य वर्दी उतार दी गई। समाज में उनका इंतजार ठंडी निगाहें और पूर्व कैदी का ठप्पा था। और अजय सिंह ने, जैसा कि वादा किया था, सूबेदार मेजर से भी भारी जिम्मेदारी की मांग की, जिसने इसे अनदेखा किया और आंखें मूंद लीं। और संबंधित इकाई कमांडरों से भी सूबेदार मेजर को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, जबकि ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर को उनके पदों से हटा दिया गया और उन्हें भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इकाई का विघटन के स्तर पर पुनर्गठन किया गया। ये बात करता है भ्रष्टाचार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक कठोर कार्रवाई थी। सभी दोषियों को उनकी उचित सजा मिल गई थी। उन्होंने जिस अन्यायपूर्ण शक्ति का आनंद लिया था वह एक मृग तृष्णा की तरह गायब हो गई, और जो बचा था वह केवल एक अमिट अपमान और पछतावा था। वह क्षण जिसने साबित कर दिया कि न्याय भले ही देर से आए, निश्चित रूप से आएगा। अब इकाई एक नई व्यवस्था और आशा को विकसित करने के लिए तैयार थी। जिस दिन हवलदार प्रिया शर्मा 1 महीने की छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटी, वह जगह जहां वह गई वह अब बुरे सपनों से भरी 27वीं ब्रिगेड नहीं थी। डिवीजन कमांडर के विशेष आदेश पर उसे डिवीजन के सीधे नियंत्रण में एक अनुकरणीय इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया था। उस जगह की सिफारिश मेजर विक्रम राठौड़ ने भी व्यक्तिगत रूप से की थी। जब वह नई इकाई के गेट के सामने खड़ी हुई तो उसका दिल डर और उत्साह से भर गया। क्या मैं इसे फिर से अच्छी तरह से कर पाऊंगी? लोग मुझे कैसे देखेंगे? लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ संकल्प के साथ गार्ड पोस्ट को पार किया। सबसे पहले उसका स्वागत नई इकाई के कमांडर ने किया। एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसने उसका हाथ मिलाया और कहा, हवलदार प्रिया, यात्रा थकाऊ तो नहीं थी, है ना? हमारी इकाई में आपका स्वागत है। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और यहाँ एक नई शुरुआत करो। अगर कोई कठिनाई हो तो कभी भी मेरे पास आना। उसके गर्मजोशी भरे स्वागत ने प्रिया के दिल में चिंता को थोड़ा कम कर दिया। उसके साथ वाली वरिष्ठ महिला सैनिक भी मिलनसार थी। उसने प्रिया के अतीत के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसने धैर्यपूर्वक इकाई में सुविधाओं और कर्तव्यों के बारे में बताया। बेशक सब कुछ आसानी से नहीं चला। उसके स्थानांतरण की खबर इकाई में थोड़ी फैल गई थी और कुछ लोगों ने उसे जिज्ञासा या दया की नजरों से देखा, लेकिन किसी ने भी उसे सीधे तौर पर कुछ कहने या उसे असहज करने की हिम्मत नहीं की। यह डिवीजन कमांडर और नई इकाई के किस्सा करतार कमांडर के सख्त आदेशों के कारण था कि इस पर चर्चा न की जाए, लेकिन यह उसके भीतर से निकलने वाली दृढ़ता की आभा के कारण भी था। वह अब अपना सिर नहीं झुकाती थी या हीन महसूस नहीं करती थी। वह किसी की भी आंखों में बहादुरी से देखती, सलाम करती और पहले नमस्ते करती। वह चुपचाप अपना काम बेहतरीन तरीके से करती। शुरू में काम के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से उसने जल्द ही अपने सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त कर ली। आराम के समय वह स्वाभाविक रूप से अपने सहकर्मियों के साथ घुल मिल जाती, कभी कभी मजाक करती और हंसती। धीरे धीरे उसने एक सामान्य सैनिक के रूप में अपना दैनिक जीवन फिर से प्राप्त कर लिया। एक दोपहर वह इकाई के भीतर संयोग से मेजर विक्रम राठौड़ से मिली। वह किसी और काम से दौरे पर थे। उसे देखते ही प्रिया दौड़कर उसके पास गई और एक आदर्श मुद्रा के साथ सलाम किया। जय हिंद कमांडर। मेजर विक्रम राठौड़ ने एक कोमल मुस्कान के साथ उसके सलाम का जवाब दिया। प्रिया का बहुत उज्जवल चेहरा देखकर उन्होंने पूछा,
यहां सब कैसा चल रहा है? रिपोर्टिंग सर, सब ठीक है कमांडर। आपकी वजह से, प्रिया ने ईमानदारी से जवाब दिया। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर गहरा झुक गई। कमांडर, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसे जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मेजर विक्रम राठौड़ ने केवल उसके कंधे पर थपथपाया। एक सैनिक का अपने साथी की मदद करना स्वाभाविक है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। यह दिखाना कि तुम आगे ठीक रहोगी, यही मेरा बदला चुकाने का तरीका है। वह उन शब्दों को छोड़कर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। प्रिया उस जगह पर तब तक खड़ी रही जब तक कि उसकी पीठ गायब नहीं हो गई। उस रात शाम की परेड समाप्त होने के बाद प्रिया बैरक में आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में एक साफ सुथरी लड़ाकू वर्दी पहने उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हालांकि उसकी आंखों की नजर अब पहले की तरह भोली और डरपोक हवलदार की नहीं थी। उसकी नजर में एक मजबूत और परिपक्व चमक थी, जो केवल उस व्यक्ति के पास होती है जिसने एक गहरे घाव पर काबू पा लिया हो। उसने आईने में खुद को देखा और एक धीमी आवाज में खुद से वादा किया, मैं बच गई और मैं बचती रहूंगी। मजबूत और भी दृढ़। लंबी सुरंग खत्म हो गई थी। उसके स्टील के जूतों में अब आंसू नहीं भरे थे। इसके बजाय उनमें एक ऐसे व्यक्ति के दृढ़ संकल्प और आशा से भरा हुआ था जो दर्द से उठा था। उसका असली सैन्य जीवन